हेलो साथियों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी पर। ये आपका संविधान का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो को डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपका चौथा वीडियो है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो वीडियो में बढ़ते हैं। वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, आज हम वीडियो में बात करेंगे प्रस्तावना नागरिकता और मौलिक अधिकारों की। तो चलते हैं, प्रस्तावना की मुख्य बातों को देखेंगे। प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या हैं? सभी को पता होना चाहिए कि संविधान की शुरुआत ही प्रस्तावना से होती है। प्रस्तावना की मुख्य बातें हैं। पहला पॉइंट है, संविधान को संविधान की कुंजी कहा जाता है। सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। सभी लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग। संविधान की जो प्रस्तावना शुरू हुई है वो शुरू हुई है हम भारत के लोग से। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च प्रभुता का उद्घोष करते हैं। यहाँ से आपका संविधान शुरू है। क्वेश्चन आता है कि संविधान की शुरुआत किस शब्द से हुई है? तो हम भारत के लोग। यहाँ से संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हुई है। अगला पॉइंट है आपका, प्रस्तावना से संबंधित 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। क्वेश्चन आता है, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। याद रखने योग्य बात यह है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता नामक 3 शब्दों को संविधान के प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सब लोग याद रखेंगे। तो ये तो थी प्रस्तावना की बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ था, इसको डिस्कस करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देशी रियासतों और ब्रिटिश शासित प्रदेशों का विलय किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर सर्वप्रथम 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। सभी लोग याद रखेंगे, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर। क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। ये कब हुआ था? तो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था और ये भाषा के आधार पर अलग हुआ था। बात करें अगले पॉइंट की, तो 58 दिन का आमरण अनशन किया था किसने? राम उल्लू ने 15 दिसंबर 1952 में। 15 दिसंबर 1952 को राम उल्लू की मृत्यु हो गई थी। ये 58 दिन तक अनशन पे रहे थे। अनशन पे क्यों रहे थे? क्योंकि इन्होंने मांग की थी आंध्र प्रदेश राज्य की भाषा के आधार पर अलग से राज्य बनाने की। ये एक तेलुगु भाषी थे। अगले पॉइंट में देखेंगे, राम उल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। सभी लोग याद रखेंगे, राम उल्लू जी की 58 दिन की अनशन के बाद मृत्यु हो गई थी 15 दिसंबर 1952 को। राम उल्लू की मृत्यु के बाद तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया था। कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश आपका पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। अगले पॉइंट पे चलेंगे, तो फजल अली आयोग। क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के जो प्रमुख थे वो कौन थे? तो फजल अली आयोग थे। तो देखेंगे, फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसको याद रखेंगे। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1987 में 3 राज्यों का गठन किया गया, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1987 में। तो याद रखेंगे। अगला पॉइंट है आपका, वर्ष 2000 में। बात करें वर्ष 2000 की, तो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का गठन हुआ और बिहार से अलग होकर झारखंड का गठन हुआ। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? तो सन 2000 में हुआ था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, छत्तीसगढ़ का गठन किस राज्य से अलग होकर हुआ था? तो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का
गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का और बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है 2 जून 2014 को, बात करें 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया। अब तेलंगाना राज्य जो है वो आपका 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग हुआ है, तो आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन आता है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। सभी लोग याद रखेंगे। तो एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है, राज्य के पुनर्गठन आयोग। जितना भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सारे इसमें डिस्कस कर दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बच के नहीं जाएगा पेपर में राज्य के पुनर्गठन आयोग से। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है आपका भारतीय नागरिकता। बात करें भारतीय नागरिकता, तो भारतीय नागरिकता का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 2। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो उसमें से दूसरे भाग में आपका भारतीय नागरिकता का वर्णन है। भारतीय नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में भारतीय नागरिकता का वर्णन है। तो बात करें नागरिकता, नागरिकता क्या होती है? जिसे बोलते हैं सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये होती है आपकी नागरिकता। तो एक नागरिकता क्या होती है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता आपको मिल जाती है तो भारत से आपकी नागरिकता ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। ये यहाँ भारत में प्रावधान है, इसे बोलते हैं एकल नागरिकता। अगला पॉइंट है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है। 1955 अधिनियम के अनुसार 5 चीज़ों से नागरिकता ग्रहण की जाती है। तो भारत की नागरिकता किन किन चीज़ों से मिल सकती है, तो इसको देख के चलेंगे। जन्म से, पहला पॉइंट है आपका जन्म से। दूसरा है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। तीसरा है देशीयकरण द्वारा नागरिकता। और चौथा आपका जो ऑप्शन है वो है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। और चौथा है भूमि विस्तार द्वारा। अब सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। जन्म से नागरिकता कैसे मिलती है? प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950, संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, या उसके पश्चात भारत में पैदा हुआ हो तो वह भारत का नागरिक हो जाता है। मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका भी जन्म भारत में हुआ होगा वो उसको ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाती है। इसमें अपवाद ये है कि जो विदेशी होते हैं उनके बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। कोई विदेशी है जो भारत में उस टाइम है और कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को उसकी नागरिकता भारत की नहीं मिलेगी। दूसरा है आपका वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। वंश परंपरा का द्वारा नागरिकता क्या है? भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। मतलब ये है कि कोई व्यक्ति पहले भारत में रहता था और 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। मतलब अगर उसके मम्मी या पापा में से कोई भी भारत का नागरिक है और उसका जन्म विदेश में होता है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अगला है आपका देशीयकरण द्वारा। तो देशीयकरण द्वारा क्या है? भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके, भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत की नागरिकता ली जा सकती है। पंजीकरण द्वारा वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। मतलब पंजीकरण 6 माह पूर्व से अगर भारत में रह रहे हैं तो वो पंजीकरण से नागरिकता को ले सकते हैं। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों, वे व्यक्ति जो भारत के किसी भी राज्य में निवास कर रहे हैं वो इसकी नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका भूमि विस्तार द्वारा। तो किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जैसे ही अगर कोई सा भी क्षेत्र है, कोई सी भी भूमि है जो भारत के अंडर में आती है तो उस पर जितने भी लोग निवास करते हैं तो उन लोगों को ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाती है। बात करें भारतीय नागरिकता का अंत। कोई भारत का नागरिक है और उसकी नागरिकता का अंत कैसे होते हैं इसको देख के चलेंगे। तो नागरिकता का परित्याग करना, एक तो ऑप्शन आपका यही है कि नागरिकता का खुद ही परित्याग कर दें तो नागरिकता उसकी
चली जाएगी। दूसरा है आपका किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अभी ऊपर बताया था भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो उसकी नागरिकता भारत से ख़त्म हो जाएगी। अगला है आपका सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। सरकार को लगता है कि ये भारत का नागरिक बनने लायक नहीं है या किसी भी कारणवश सरकार चाहती है कि उससे नागरिकता छीन ली जाए, तो वो नागरिकता छीन सकती है। तो ऐसे में वो भारत का नागरिक नहीं होगा, उससे नागरिकता छीन ली जाएगी, उसकी नागरिकता का अंत हो जाएगा। अब अगला टॉपिक और बहुत ही मोस्ट टॉपिक है मौलिक अधिकार। अब बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। एक बार रिवाइज करेंगे। 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में किसका उल्लेख है? तो भारतीय नागरिकता का उल्लेख है अनुच्छेद 5 से 11 तक। मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो मौलिक अधिकारों की बात करें, पिछली वीडियो में बताया था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। जिसने भी याद किया होगा उसको पता होगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 300A में रखा गया है। जो 7 मौलिक अधिकार थे उनमें ऐसे संपत्ति का जो अधिकार था वो पहले मौलिक अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार की या मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है। और इसको किस अनुच्छेद में रख दिया गया है? तो सभी लोग याद रखेंगे इस पॉइंट को कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद में है? तो 300A में है। अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार है। तो भाग 3 की बात करें तो भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र का मतलब होता है मैग्ना कार्टा। भारत का अधिकार पत्र कौन से भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके चलिएगा, पेपर में छपेगा। भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहते हैं। फिर मत कहना बताया नहीं था, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगले पॉइंट हैं भारत की जो मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार जो 6 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सभी को एक एक करके देखेंगे। समता या समानता का अधिकार। समता या समानता के अधिकार बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 तक इनका वर्णन है। समता तथा समानता का अधिकार 14 से 18। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो 23 से 24 तक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो आपका 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अनुच्छेद 31 का वर्णन नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था जिसको वर्तमान में हटा दिया गया है। तो अनुच्छेद 32 की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। यहाँ से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वो ये वाला है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो बहुत आता है, और समानता का अधिकार भी बहुत आता है, और स्वतंत्रता का अधिकार बहुत आता है। अब क्या करेंगे, सभी लोग इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 14 की बात करें, अगर यहाँ पे जो अनुच्छेद 14 आया है, अभी दूसरी वीडियो बनाएंगे तो उसमें जितने भी अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हैं उनको देख के चलेंगे। तो अनुच्छेद 14 की बात करें तो 14 में विधि के समक्ष अधिकार है। विधि के समक्ष समता का अधिकार है। इसका अर्थ यह होता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों के समानता के अधिकार से एक प्रकार का कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा। वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे नेता हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, सबके लिए नियम बराबर होते हैं। और बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की। तो धार्मिक स्वतंत्रता में सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने की और धार्मिक जो भी सम्मेलन होते हैं उनको करने की छूट दी जाती है। ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसी में आपको सिखों को कृपाण जो उनके पास छोटा सा तलवार होता है उसको रखने की छूट दी गई है अनुच्छेद 25 द्वारा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा। इनके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे वाली वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं।
आज की वीडियो में इतने ही पॉइंट लिए गए थे इस वीडियो में। तो वीडियो के जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि यहाँ पे हम सुपर टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज याद करेंगे, और जितना भी टेस्ट सीरीज होगी उनको भी यहाँ पे करवाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में सुबह 7 बजे, डेली 7 बजे ये वीडियो अपलोड होती है। धन्यवाद। जय हिंद।